नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस रैंक 1 पर। अगर आप ऐसे ही डिटेल्ड और आसान भाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उस औपचारिक शुरुआत के बाद अब हम अपने असली जो डीप डाइव अवतार है उसमें लौटते हैं। तो श्रोताओं के लिए जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक महिला अपने सिर पर लकड़ी का एक भारी भरकम पिरामिड टिकाए हुए है। बिल्कुल। और उस पिरामिड पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 108 तेल के दीपक जल रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, और वो सिर्फ खड़ी नहीं है बल्कि उन जलते हुए दीपकों के साथ संतुलन बनाते हुए नाच भी रही है। ये कोई सर्कस का स्टंट नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की एक सदियों पुरानी परंपरा है। बिल्कुल सही कहा। आज का हमारा ये डीप डाइव सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने के बारे में नहीं है। आज हम उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों का एक ऐसा गहन विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देगा। ये क्षेत्र हैं पूर्वांचल, अवध, ब्रिज, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी। हाँ, और हमारा जो मिशन है ना आज वो ये समझना है कि कैसे किसी भी स्थान का भूगोल, मतलब वहाँ की मिट्टी का रंग कैसा है, वहाँ बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं और उसका इतिहास क्या है, ये केवल अर्थव्यवस्था को ही नहीं चलाता है। अच्छा, तो और क्या तय करता है? ये तय करता है कि वहाँ के लोग कैसी भाषा बोलेंगे, उनके उद्योग क्या होंगे और यहाँ तक कि वे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए किस तरह के लोक नृत्य करेंगे। क्या बात है। तो हम इन 5 क्षेत्रों के 8 प्रमुख ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों को पूरी तरह से खंगालेंगे और साथ ही हर क्षेत्र के 8 अनूठे लोक नृत्यों के पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं यूपी के पूर्वी हिस्से से, यानी पूर्वांचल से। हाँ बिल्कुल। ये हिस्सा बिहार की सीमा से लगा है और गंगा घाघरा जैसी नदियों की जीवन रेखा पर बसा है। अगर मैं इसके भूगोल को देखूं तो पूर्वांचल मुझे एक उपजाऊ और ऊर्जावान आंगन की तरह लगता है। उपजाऊ आंगन, ये बहुत ही सटीक रूपक है ना? हाँ। जहाँ की जलोढ़ मिट्टी सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी संस्कृति को सींचती है। बिल्कुल। और इस क्षेत्र को समझने के लिए हमें इसके जमीनी तथ्यों पर गौर करना होगा। सबसे पहले इसका विस्तार देखिए। इसमें वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ और जौनपुर जैसे प्रमुख जिले आते हैं। ये तो काफी बड़ा इलाका है। बहुत बड़ा है। और इस पूरे आंगन में जो आवाज गूंजती है वो है भोजपुरी। अरे हाँ, भोजपुरी तो बहुत लोकप्रिय है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि भोजपुरी केवल एक क्षेत्रीय बोली नहीं रह गई है। मतलब ये हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली उपभाषा है जिसकी पहुंच आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है। बिल्कुल। और अगर हम इसके अतीत में झांकें तो ये क्षेत्र प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से काशी और कौशल का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है ना? एकदम सही। और इस प्राचीन सभ्यता को हजारों सालों से जिस चीज ने जिंदा रखा है वो है यहाँ की जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। हाँ, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई यह मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि यहाँ धान मतलब चावल और गन्ने की बम्पर पैदावार होती है। अच्छा, तो कृषि बहुत मजबूत है यहाँ की। बिल्कुल। और जब जमीन इतनी समृद्ध होती है ना तो वो लोगों में खास तरह का आत्मविश्वास भर देती है। यही आत्मविश्वास हमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिला था। बलिया का इतिहास है ना? हाँ। जब पूरे देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तब पूर्वांचल के बलिया जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बागियों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था और अपनी पहली समानांतर सरकार बना ली थी। अरे वाह, पहली समानांतर सरकार। हाँ, ये इस क्षेत्र की उसी ठेठ ऊर्जा का ही तो प्रमाण है। बिल्कुल है। और सिर्फ खेती या क्रांति ही नहीं, ये क्षेत्र अपने अनोखे उद्योगों और संस्थाओं के लिए भी जाना जाता है। हाँ, जैसे आजमगढ़ की बात करें। हाँ, आजमगढ़ के मुबारकपुर और मऊ की शानदार हैंडलूम साड़ियाँ जी। और फिर वाराणसी का भारी भरकम जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है जिसे BLW भी कहते हैं। बिल्कुल। और गोरखपुर का महत्व तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस यहीं स्थित है। हाँ, जो करोड़ों घरों तक साहित्य पहुंचाता है। सही कहा। और साथ ही यह नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र गोरखनाथ मंदिर का भी घर है
और इस पूरे तंत्र को जिंदा रखती हैं यहाँ की 4 प्रमुख नदियां, गंगा, गोमती, घाघरा और राप्ती। अब देखिए, जब हम इन 8 तथ्यों को समझ लेते हैं ना, हाँ। तो यहाँ की कला को समझना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? मतलब जब पेट भरा हो, जमीन उपजाऊ हो और नदियों में भरपूर पानी हो, तो जीवन का उल्लास अपने आप कला के रूप में छलकने लगता है। ठीक है, तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। क्या इस क्षेत्र की कृषि, समृद्धि और यहाँ के व्यवसायों का सीधा असर यहाँ के लोक नृत्यों पर पड़ता है? 100% पड़ता है। लोक नृत्य कोई मंच पर सीखी गई कला थोड़ी है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का ही विस्तार है। उदाहरण के लिए पूर्वांचल का धोबिया नृत्य देखिए। धोबिया नृत्य? हाँ, ये धोबी समुदाय द्वारा विवाह या संतान जन्म के अवसर पर किया जाता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक नर्तक धोबी बनता है और दूसरा गधा बनता है। एक इंसान गधा बनता है? सच में? हाँ हाँ। ये तो समाज के रोजमर्रा के संघर्ष को हास्य के रूप में पेश करने का क्या कमाल का तरीका है। बिल्कुल, ये उनके जीवन के सबसे अहम साथी के प्रति एक तरह का कलात्मक सम्मान है। इसी तरह दूसरा है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? यह अहीर या यादव समुदाय द्वारा भगवान कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। अब कृष्ण खुद एक ग्वाले थे, इसलिए इस नृत्य में वीर रस और एक अजीब सा गर्व झलकता है। अच्छा, ये बहुत स्वाभाविक लगता है। तीसरा है कहरवा नृत्य, जो कहर जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। और मुझे लगता है कि चौरसिया नृत्य भी इसी व्यावसायिक जुड़ाव का एक सटीक उदाहरण है, जो जौनपुर जिले में पान उगाने वाले कहार समुदाय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप सोचिए, पान के पत्तों को तोड़ने, उन्हें छांटने और सजाने की जो शारीरिक लय होती है ना, वही लय उनके नृत्य के कदमों में ढल जाती है। क्या बात है। 5वां नृत्य है कठघोड़वा। इसमें नर्तक बांस और रंग बिरंगे कपड़ों से बने कृत्रिम घोड़े के ढांचे को पहनकर नाचते हैं। अच्छा, वो जो नकली घोड़ा पहन लेते हैं। हाँ, वही। हाँ। छठा है डोमकच, जो डोम समुदाय का परंपरागत नृत्य है। ये अक्सर शादियों में उनके सामाजिक उल्लास का प्रतीक होता है। और 7वां कौन सा है? 7वां है झूमर। ये वसंत ऋतु और तीज त्योहारों पर महिलाओं द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरे में किया जाता है। ये नई फसल और बदलते मौसम का उत्सव है ना? बिल्कुल। और 8वां है दादरा नृत्य, जो थोड़ा अलग है। अलग कैसे? मतलब ये एक उपशास्त्रीय नृत्य है, जो राम सीता या कृष्ण राधा के प्रेम प्रसंगों पर आधारित होता है। तो पूर्वांचल की इस ठेठ ऊर्जा और उल्लास से निकलकर अब हम मध्य यूपी की ओर बढ़ते हैं, यानी अवध क्षेत्र की ओर। हाँ, अवध। इसे मैं एक शाही और कलात्मक कैनवस कहूंगी। पूर्वांचल में जहाँ खेतों की बात होती है, वहीं अवध में गंगा जमुनी तहजीब और नवाबों की नजाकत महकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अवध की जमीन का मिजाज एकदम अलग है। इसके प्रमुख जिले देखिए, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, गोंडा और बहराइच। यहाँ की बोली भी तो बहुत मीठी है। हाँ, यहाँ जो बोली बोली जाती है वो है अवधी। ऐतिहासिक रूप से ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसमें एक अजीब सी मिठास और ठहराव है। और शायद इसी मिठास की वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या और काशी में रामचरितमानस की रचना के लिए इसी अवधी भाषा को चुना था। जी हाँ, रामचरितमानस ने तो अवधी को अमर ही कर दिया। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो अवध प्रांत की पहली राजधानी फैजाबाद थी, यानी आज की अयोध्या। बिल्कुल। बाद में नवाब आसफुद्दौला ने इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था, जहां से नवाबियत का वो दौर शुरू हुआ जिसे हम आज तक याद करते हैं। लेकिन अवध सिर्फ नजाकत का नाम तो नहीं है ना? एकदम नहीं। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जिन्हें महक परी भी कहा जाता था। हाँ, महक परी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो मोर्चा संभाला वो अवध के शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। कला के नजरिए से तो अवध एक स्वर्ण युग रहा है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक, शास्त्रीय नृत्य और ठुमरी गायन अपने चरम पर पहुंचा था। सही बात है। और अगर हम जमीन की बात करें तो मलिहाबाद का दशहरी आम और प्रतापगढ़ का आंवला, ये तो पूरे भारत में मशहूर है। बिल्कुल मशहूर है। उद्योगों में लखनऊ की चिकनकारी और जरदोजी की कढ़ाई इतनी नायाब है कि उसे विश्व स्तर पर जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ, वो बहुत ही बारीक काम होता है।
लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ हमारे पास चिकनकारी जैसी बेहद नाजुक कला और दरबारों का कत्थक है ना, और दूसरी तरफ अवध में पासी जैसा खतरनाक युद्ध नृत्य भी है। एक ही क्षेत्र में ये दो बिल्कुल अलग संस्कृतियां कैसे पनपी? ये अवध का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखिए, दरबारों के अंदर नजाकत थी क्योंकि वहां सुरक्षा थी, संपन्नता थी। सही है। लेकिन दरबार के बाहर जमीन पर रहने वाले समुदायों के लिए जीवन एक संघर्ष था। अवध के 8 नृत्यों की विविधता इसी बात को दर्शाती है। आपका बताया पासी नृत्य पासी समुदाय द्वारा किया जाता है। ये युद्ध नृत्य है ना? हाँ, ये एक शुद्ध युद्ध नृत्य है जो 7 अलग-अलग आक्रामक मुद्राओं में किया जाता है। ये उनके जमीनी अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक है। और इसके ठीक विपरीत अवध के नृत्यों में हास्य और मनोरंजन भी कूट-कूट कर भरा है। नकटोरा नृत्य इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण लगता है मुझे। अरे बिल्कुल, नकटोरा एक बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक रिलीज वॉल्व की तरह है। वो कैसे? मतलब जब पुरुष बारात लेकर घर से विदा हो जाते हैं, तब पीछे से महिलाएं दरवाजे बंद करके ये नृत्य करती हैं। इसमें वे पुरुषों का रूप धरकर समाज की कुरीतियों पर तीखा व्यंग और हास्य करती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से उनका अपना सुरक्षित दायरा था। हाँ, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के लिए आजादी और अभिव्यक्ति का ये एक बहुत सुरक्षित तरीका था। इसी तरह एक जोगिनी नृत्य भी है। जोगिनी, ये कब होता है? ये रामनवमी पर होता है। इसमें पुरुष महिलाओं यानी जोगिन का रूप धारण करके नाचते हैं। और मैंने सुना है कलाबाजी नृत्य के बारे में, जिसमें नर्तक एक कृत्रिम मोर पर बैठकर हैरत अंगेज कलाबाजियां दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं। लेकिन मुझे ना ढेढ़िया नृत्य का प्रतीकात्मक बात बहुत पसंद आया। राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में महिलाएं सिर पर एक मिट्टी का बर्तन रखती हैं, जिसमें छेद होते हैं, और अंदर एक दीपक जल रहा होता है। ये अंधेरे को चीरती हुई रोशनी का क्या अद्भुत रूपक है। बहुत ही सुंदर रूपक है। इसके अलावा छठा है बधाई नृत्य, जो राम जन्मोत्सव या संतान प्राप्ति पर ढोलक मंजीरे के साथ किया जाने वाला उल्लासपूर्ण नृत्य है। 7वां फरवाही नृत्य है, जो अहीर समुदाय द्वारा पैरों में घुंघरू बांधकर और हाथों में लाठी लेकर किया जाता है। यह नृत्य अवध और पूर्वांचल दोनों जगह अपनी छाप छोड़ता है। और 8वां नृत्य? 8वां है धीवर नृत्य, जो कहार या मल्लाह समुदाय द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें पानी और नाव खेने की लय साफ दिखाई देती है। अवध के इन शाही दरबारों और सामाजिक नृत्यों से निकलकर अब ये डीप डाइव पश्चिमी मध्य भाग की ओर मुड़ती है, ब्रज क्षेत्र। ब्रज, हाँ। और यहाँ ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरह से भक्ति और ऐतिहासिक वास्तुकला के रंग में डूबा हुआ है। बिल्कुल, ब्रज का तो पूरा अस्तित्व ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और उनकी लीलाओं के इर्द गिर्द बुना गया है। इसके प्रमुख जिले हैं मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा और मैनपुरी। और यहाँ की मुख्य बोली ब्रज भाषा है, जो बहुत ही मधुर होती है। हाँ, आज हमें भले ही ये केवल एक क्षेत्रीय बोली लगे, लेकिन मध्यकाल में ये पूरे उत्तर भारत की सबसे प्रमुख साहित्यिक भाषा हुआ करती थी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से शूरसेन महाजनपद यही था ना, जिसकी राजधानी मथुरा थी। एकदम सही। और इसी ब्रज भाषा की मिठास में अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। जी हाँ, और कला के दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र बहुत समृद्ध रहा है। कुषाण काल में यहाँ मूर्तिकला की प्रसिद्ध मथुरा कला शैली का जन्म हुआ था, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। बिल्कुल बिल्कुल, लाल बलुआ पत्थर। और अगर आज के समय की बात करें तो उद्योगों और वास्तुकला में ये क्षेत्र यूपी की रीढ़ है। बिल्कुल, अलीगढ़ के मशहूर ताले, हाथरस की हींग और पीतल, आगरा का पेठा और चमड़ा उद्योग। हाँ, वास्तुकला में तो दुनिया का अजूबा ताजमहल, आगरा का लाल किला और फतेहपुर सीकरी सब यही तो है। और आधुनिक ऊर्जा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी, जो मथुरा रिफाइनरी है, वो भी इसी क्षेत्र में है। बिल्कुल सही। लेकिन जब मैं ब्रज के नृत्यों की बात करती हूँ तो हम वापस उसी तस्वीर पर आ जाते हैं जिसका मैंने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था। चरकुला नृत्य। हाँ, चरकुला नृत्य। 108 तेल के दीपों को सिर पर रखकर नाचना। बिल्कुल। इसकी भौतिकी तो सच में मेरे दिमाग को घुमा देती है। इतना भारी पिरामिड और फिर वो संतुलन। देखने में ये सचमुच भौतिकी का चमत्कार लगता है। लेकिन
इसे करने वालों के लिए यह विशुद्ध भक्ति है। चरकुला राधा जी के जन्म की खुशी का प्रतीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक और गौर करने वाली बात है जो शायद आपके अगले सवाल का जवाब भी दे दे। हाँ, मेरा सवाल यही था। अवध के नृत्यों के विषयों में हमने कितनी विविधता देखी। युद्ध था, हास्य था, सामाजिक व्यंग्य था। लेकिन ब्रज का पूरा लोक साहित्य और नृत्य केवल और केवल कृष्ण के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्या ब्रज यूपी का सबसे सांस्कृतिक रूप से केंद्रित क्षेत्र है? बिल्कुल है। ब्रज में जीवन का हर पहलू कृष्ण से शुरू होकर कृष्ण पर ही खत्म होता है। यहाँ सांस्कृतिक एकरूपता इतनी गहरी है कि नृत्य भी सिर्फ भक्ति का ही एक रूप है। ये बहुत खास बात है। चरकुला के बाद दूसरा नृत्य देखिए, मयूर नृत्य। इसमें नर्तक मोर के पंखों से बनी भारी पोशाक पहनते हैं और कृष्ण राधा के प्रेम का चित्रण करते हुए बिल्कुल मोर की तरह नृत्य करते हैं। और रासलीला भी तो है। हाँ, तीसरा है रासलीला, जो कृष्ण और गोपियों के महारास का नाट्य नृत्य है, जहां आध्यात्म और कला एक हो जाते हैं। और लठमार होली को कैसे भूल सकते हैं। बरसाना और नंदगांव की महिलाएं, जिन्हें हुरियारिनें कहते हैं, वे प्रेम से पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। हाँ, हुरियारों पर। ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा नृत्य या उत्सव होगा जहां लाठी का इस्तेमाल शुद्ध प्रेम और छेड़छाड़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। यही तो ब्रज की खासियत है। हाँ। पांचवा है झूला नृत्य, जो सावन के महीने में मंदिरों में कृष्ण राधा को झूला झुलाते हुए किया जाता है। छठा है कीर्तन या पंडा नृत्य, जिसमें भट्ट हाथों में झांझ मंजीरा लेकर हरि नाम संकीर्तन करते हुए सुध-बुध खोकर नाचते हैं। और सातवां है घड़ा नृत्य, जो चरकुला जैसा ही संतुलन का खेल है, लेकिन इसमें बैलगाड़ी के पहिए पर कई मटके रखकर नाचा जाता है। अरे बाप रे, बैलगाड़ी के पहिए पर? हाँ। और आठवां है फूलों की होली, जो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रंगों के बजाय ताजे फूलों की पंखुड़ियों से खेली जाती है। ब्रज के इस हरे भरे, सुगंधित और भक्तिमय माहौल से अचानक हमारा भौगोलिक परिदृश्य 180 डिग्री बदल जाता है। बिल्कुल। अब हम यूपी के दक्षिणी पश्चिमी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जो विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है, यानी बुंदेलखंड। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये मुझे एक एक्शन से भरपूर महाकाव्य जैसा लगता है। ये तुलना एकदम सटीक है। बुंदेलखंड का भूगोल भारत के सबसे कठोर और चुनौतीपूर्ण भूगोलों में से एक है। हाँ। इसके प्रमुख जिलों में झांसी, ललितपुर, महोबा, बांधा, चित्रकूट, जालौन और हमीरपुर आते हैं। यहाँ की बोली बुंदेली है, जिसके हर शब्द में राजपूती शौर्य और तलवारों की खनक सुनाई देती है। और यहाँ की मिट्टी भी बाकी यूपी की मुलायम जलोढ़ मिट्टी से बिल्कुल अलग है ना? बहुत अलग है। यहाँ लाल मिट्टी, परवा, राकर और मार जैसी पथरीली और कठोर मिट्टियां पाई जाती हैं। मार तो शायद एक प्रकार की काली मिट्टी होती है। हाँ, मार एक काली मिट्टी है। और आप देखिए कि कैसे ये कठोर मिट्टी कठोर इंसानों को जन्म देती है। इसी जमीन ने महोबा के चंदेल राजा परमार्दी देव के वीर सेनापतियों आला और ऊदल को जन्म दिया था, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी मशहूर हैं। हाँ, आला खंड आज भी यहाँ रग रग में दौड़ता है। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, वो भी इसी भूगोल की देन थी। खनिज और नदियों के मामले में भी ये क्षेत्र अनोखा है। ललितपुर यूपी का एकमात्र जिला है जहां यूरेनियम और तांबा मिलता है। बिल्कुल। पूरा क्षेत्र डायस्पोर और ग्रेनाइट खनिजों से भरा है। बेतवा, केन और धसान जैसी नदियां यहाँ बहती हैं। बिल्कुल। और बेतवा पर ही मशहूर माता टीला बांध है। और ऐतिहासिक रूप से चित्रकूट वो जगह है जहां भगवान राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से सबसे लंबा समय लगभग 11 वर्ष बिताया था। सही कहा। अब यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। बताइए। जब मैं यहाँ के लोक नृत्यों को देखती हूँ, जैसे पैडंडा या देवी नृत्य, जो कि पूरी तरह से युद्ध नृत्य है, तो लगता है कि यहाँ का सूखा और कठोर पर्यावरण ही कला में शौर्य बनकर उभर रहा है। क्या भूगोल सीधे तौर पर कला को आक्रामक या कोमल बनाता है? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। मतलब जब जीवन का हर दिन पानी और अपने अस्तित्व के लिए एक संघर्ष हो, तो आप नाजुक और धीमे नृत्य नहीं कर सकते। सही बात है। आपकी कला में भी आपके बचने की लड़ाई झलकेगी। बुंदेलखंड के 8 नृत्यों को ही देख लीजिए। पहला है राई नृत्य, जो बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला तेज मोर नृत्य है। और दूसरा ख्याल नृत्य है, जहां पुत्र जन्म पर रंगीन कागज और बांस से बना एक भारी मंदिर सिर पर रखकर नाचा जाता है।
और तीसरा है पैडंडा। हाँ, पैडंडा। ये अहेर या यादव समुदाय का पारंपरिक नृत्य है जो गुजरात के डांडिया के समान डंडों से टकराकर किया जाता है, लेकिन इसमें गति और आक्रामकता कहीं ज्यादा होती है, जैसे कोई युद्ध का अभ्यास चल रहा हो। बिल्कुल, एकदम युद्ध जैसा लगता है। चौथा है सैरा या सौरा नृत्य। ये किसानों द्वारा फसल कटाई के समय हाथों में डंडे लेकर किया जाता है। सोचिए, फसल कटाई का उत्सव भी यहाँ डंडों के साथ मनाया जा रहा है। गजब है। पांचवा कानड़ा नृत्य है जो धोबी समाज द्वारा देवी देवताओं की स्तुति में किया जाता है। छठा दिवारी या बरेदी नृत्य है। ये कब होता है? ये दीपावली पर यादव समुदाय के लोग मोर पंख पहनकर और लाठियां चलाते हुए करते हैं। सातवां कार्तिक नृत्य है जहां कार्तिक महीने में लोग कृष्ण और गोपी का रूप धारण करते हैं। और आठवां जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है वो है देवी नृत्य। हाँ, देवी नृत्य। ये एक शुद्ध युद्ध नृत्य है। एक नर्तक देवी का रूप धारण करता है और बाकी लोग उसके सामने असली तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। ये बुंदेलखंड के डीएनए का असली अक्स है। बिल्कुल सही। तो बुंदेलखंड के इन सूखे, पठारी और योद्धाओं के क्षेत्र से निकलकर अब हम अंत में पहुंचते हैं ऊपरी दोआब क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी। हाँ, गंगा यमुना के बीच का वो उपजाऊ हिस्सा जिसे पश्चिमी यूपी कहा जाता है। ये यूपी का असली आर्थिक और कृषि इंजन है। पश्चिमी यूपी की कहानी विकास, मशीनों और तेज रफ्तार की कहानी है। इसके प्रमुख जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, मुरादाबाद, बिजनौर और बरेली। यहाँ की मुख्य बोली खड़ी बोली या कोरवी है। और जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो यह है कि आज हम जो मानक हिंदी बोलते हैं उसका मूल आधार यही खड़ी बोली है। ये कृषि के मामले में एक पावर हाउस है। नहरों के विशाल जाल के कारण ही यहाँ हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल हुई थी। हाँ, हरित क्रांति का बहुत असर हुआ, जिससे गन्ने और गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होती है। और इसका इतिहास भी प्राचीन कुरु और पांचाल महाजनपदों से जुड़ा है, जहाँ हस्तिनापुर और अहिच्छत्र स्थित थे। आज के समय में ये एक विशाल औद्योगिक हब बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा आईटी के दिग्गज हैं। मेरठ दुनिया भर में खेल के सामान के लिए जाना जाता है। और मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के कारण ब्रास सिटी के रूप में विश्व विख्यात है। और 1857 का संग्राम? हाँ, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी 10 मई को मेरठ छावनी से ही हुई थी। इसके अलावा यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य यही है। और रुहेलखंड? रुहेलखंड का इलाका, जिसमें बरेली और मुरादाबाद आते हैं, अपनी जरी जरदोजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? पश्चिमी यूपी की ये औद्योगिक तेजी, मशीनों का शोर और संपन्नता यहाँ की कला में भी साफ दिखती है। अवध के धीमे और शालीन कत्थक की तुलना में यहाँ की नौटंकी और लुड्डी नृत्य में जो तेज गति और ढोल नगाड़ों का कानफोड़ू शोर है, क्या वो इस क्षेत्र की औद्योगिक और ट्रैक्टरों वाली तेज रफ्तार का ही प्रतीक है? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब जहां ट्रैक्टर तेज चलते हैं और कारखाने 24 घंटे काम करते हैं, वहां लोक स्वर धीमे नहीं हो सकते। पश्चिमी यूपी के 8 नृत्यों की ऊर्जा देखिए। पहला है नौटंकी, जो सहारनपुर और मेरठ क्षेत्र का बेहद लोकप्रिय लोक रंग मंच है, जिसमें तेज ढोल और नगाड़ों का इस्तेमाल होता है। दूसरा है रागनी। रागनी तो बहुत तेज होती है। हाँ, जो हरियाणा सीमा पर किया जाने वाला तेज लोक गायन और नृत्य है, जिसे लक्ष्मीचंद ने लोकप्रिय बनाया था। तीसरा है स्वांग, जो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित एक पारंपरिक लोक नाटक है। बिल्कुल। चौथा है गुग्गा नृत्य, जो नागों के देवता जाहरवीर गोगापीर के लिए किया जाने वाला एक धार्मिक छड़ी नृत्य है। पांचवा है घुड़चड़ी, वो जो बारात में होता है। हाँ, जो विवाह के समय बारात में बैंड बाजे पर किया जाने वाला वो उल्लासपूर्ण नृत्य है, जो बहुत तेज और बेपरवाह होता है। छठा चौपाई नृत्य है, जो मेलों में सामूहिक खुशी व्यक्त करने के लिए होता है। सातवां किस्सा गोई नृत्य है, जिसमें कलाकार ढोला मारू या आल्हा के ऐतिहासिक किस्से पूरी शारीरिक ऊर्जा के साथ सुनाते हैं। और आठवां है लुड्डी नृत्य, जो पंजाब सीमा के पास महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक बेहद तेज गति का नृत्य है, जो इस क्षेत्र की रफ्तार से पूरी तरह मेल खाता है। ये पूरा सफर सच में अविश्वसनीय रहा।
हमने पूरे उत्तर प्रदेश को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और एक बड़ी तस्वीर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल महज नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। भूगोल हमारा भाग्य तय करता है। बिल्कुल। पूर्वी यूपी की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ने कृषि समृद्धि दी, जिससे उल्लासपूर्ण और व्यवसायों से जुड़े नृत्य पैदा हुए। अवध के शांत और सुरक्षित माहौल ने चिकनकारी और कथक जैसी नजाकत पैदा की, लेकिन साथ ही सामाजिक व्यंग के लिए भी जगह बनाई। सही बात है। ब्रज की भौगोलिक स्थिति और इतिहास ने उसे कृष्ण भक्ति का ऐसा केंद्र बनाया जहां हर कला केवल ईश्वर को समर्पित है। बुंदेलखंड की कठोर चट्टानों और सूखे ने वहां के लोगों के स्वभाव और कला में शौर्य और तलवारबाजी भर दी। और पश्चिमी यूपी के नहरों के जाल और औद्योगिकरण ने वहां की बोली और नृत्यों में एक असीम तेज रफ्तार ला दी। मतलब हर एक नदी, हर एक खनिज ने वहां के 1857 के योगदान से लेकर भोजन और कला तक को आकार दिया है। ये सब आपस में कैसे एक धागे से जुड़ा हुआ है, ये देखकर सच में आश्चर्य होता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक गहरा सवाल उठ रहा है। बताइए। आज हमने देखा कि ये सभी लोक नृत्य और बोलियां सीधे तौर पर स्थानीय भूगोल और ऐतिहासिक व्यवसायों जैसे किसान, धोबी, मल्लाह, पान उगाने वाले या योद्धाओं से जुड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जब यूपी बहुत तेजी से आधुनिकीकरण और शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, तो इन पारंपरिक कलाओं का भविष्य क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आने वाले समय में नोएडा जैसे औद्योगिक शहरों में, जहां आईटी हब और मशीनें जीवन का नया सच है, उस युग को दर्शाने वाले बिल्कुल नए आधुनिक लोक नृत्य जन्म लेंगे? क्या कोडिंग और कॉर्पोरेट जीवन की लय किसी नए नृत्य में तब्दील होगी? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि संस्कृति कभी रुकती नहीं है, वो बस अपना रूप बदलती है। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों के साथ।